ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां लगातार एक हफ्ते से कड़ाके की बारिश पड़ रही थी। इस गांव में बिजली की समस्या थी, जिस कारण लोग रात को अपने अपने घर में डिबिया या फिर मोमबत्ती जलाया करते थे। इस गांव के लोगों में एक दूसरे के प्रति बहुत इखलास और प्रेम भाव था। सभी लोग एक दूसरे की हर कामों में मदद करते थे। सभी लोग अपना घर चलाने के लिए गांव से बाहर खेतों में थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करते थे, जिससे उनका घर अच्छे से चल सके। अब जून का महीना लगभग खत्म ही होने को चला है और बरसात का मौसम चालू हो चुका है। कुछ लोग राजू की चाय की टपरी पर बैठे हुए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और अपने अपने किस्से कहानी बता रहे हैं। अरे भाई, बारिश के इन दिनों में राजू की चाय की टपरी पर बैठकर चाय पीने में जो मजा है ना भाई, वो और कहीं नहीं है। अरे हाँ भाई, बिल्कुल सही बोला आपने। इन दिनों तो बस यही जी करता है कि पूरी रात राजू की टपरी पर बैठकर चाय पीते पीते और बातें करते करते ही बीता दूं। अरे गज्जू भाई, अगर पूरी रात तुमने चाय पी भी ली तो आधे महीने के तनख्वाह तो तुम्हारी यहीं चली जाएगी। इसी तरह सभी लोग आपस में हंसी मजाक करते हुए सभी लोग बातें करते। बारिश काफी तेज पड़ रही थी और आसमान में काले बादलों के साथ तेज तेज बिजली कड़क रही थी। तभी दूर से राजेंद्र काका भी आते हुए दिखते हैं। अरे राजेंद्र काका, कहाँ से आ रहे हो? भीगते हुए इतनी तेज बारिश में बीमार पड़ जाओगे। यहाँ आओ और एक कप चाय पिलो और इसी बहाने हमें अपनी कहानियां भी सुना देना। आपकी सारी कहानियां सुनने में बहुत मजा आता है। अरे हाँ भाई, सब ठीक है। घर पर और जाने का क्या है, यही दफ्तर गया था किसी काम से। अब वो काम तो पूरा हुआ नहीं और ऊपर से इतनी तेज बारिश और शुरू हो गई। अरे हाँ काका, इस बारिश से तो हम भी परेशान हैं, लेकिन इस बारिश में यहाँ राजू की टपरी पर बैठकर सभी दोस्तों के साथ चाय पीने में बहुत आनंद आता है और साथ में आपकी कहानियां सुनने में तो और भी ज्यादा मजा आ जाता है। अरे हाँ काका, सुनाओ ना अपनी एक दो कहानी। ठीक है बेटा, तुम कहते हो तो रुक जाता हूँ। पर बेटा, मैं तुम्हें जो कहानियां सुनाता हूँ वो सब कहानियां नहीं, एक सच्ची घटनाएं होती हैं। अरे काका, चलो मान लिया आपकी सभी कहानियां सच्ची होती हैं, अब तो आ जाओ। ठीक है बेटा, आज मैं तुम्हें इन्हीं दिनों की एक अपने साथ घटित विचित्र कहानी सुनाता हूँ। अरे भाई राजू, काका के लिए एक कप कड़क चाय लगाओ। तो ये कहानी है उस समय की जिस समय मैं 30 वर्ष का हुआ करता था। काली अंधेरी रातें और उन रातों में तेज बिजली के साथ बारिश पड़ रही थी। मैं अपने दफ्तर से अपने मित्र राम त्रिपाठी के घर जा रहा था। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ बारिश की बूंदें और चारों तरफ पानी ही पानी। मैं चलता जा रहा था। दूर से मुझे एक व्यक्ति दिखता है। जब मैं उसके पास जाता हूँ और उससे पूछता हूँ, अरे भाई, क्या हुआ? यहाँ इतनी तेज बारिश में क्यों खड़े हो? घर का रास्ता भटक गए क्या? नहीं भाई, रास्ता नहीं भटका, बल्कि घर जाने से डर रहा हूँ, क्योंकि आगे बारिश के पानी से रास्ता बंद है और जंगल के रास्ते से अकेला जाने में डर लग रहा है। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो भाई साहब इतनी तेज बारिश में? अरे कहीं नहीं दोस्त, मैं अपने मित्र राम त्रिपाठी के घर जा रहा था। अरे राम त्रिपाठी जी, उनका घर मैंने देखा है। उनके घर को दो रास्ते जाते हैं, एक सीधा और एक जंगल से होता हुआ। अब सीधा रास्ता तो बंद हो चुका है बारिश के पानी से। अब सिर्फ यही जंगल वाला रास्ता बचा है। थोड़ा दूर पड़ेगा, लेकिन सीधा राम त्रिपाठी जी के घर ही पहुंचेगा और मुझे भी इसी रास्ते घर जाना है। तो दोनों साथ मिलकर सफर तय करते हैं। दोनों साथ रहेंगे तो डर भी नहीं लगेगा। मुझे भी इसकी बातों पर विश्वास आ गया और मैंने भी उसके साथ जंगल के रास्ते से ही जाने के लिए हाँ में सिर हिला दिया। फिर हम दोनों उसे जंगल के रास्ते से ही आगे बढ़ने लगे। चारों ओर घने जंगल और घने जंगलों में सिर्फ जंगली जानवरों के गुर्राने की आवाज ही आ रही थी। डर तो मुझे भी काफी लग रहा था, क्योंकि इतनी तेज बारिश और ये जंगली जानवरों का गुर्राना और अनजान सड़क पर अनजान व्यक्ति जो मुझे जंगल के रास्ते से जाने के लिए कहता है, ये सब मुझे काफी अजीब लग रहा था। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैं भी उसे व्यक्ति के साथ
आगे बढ़ता चला जा रहा था। क्या पता यह व्यक्ति मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा ही दे। बारिश अब अपना और विकराल रूप ले चुकी थी। बारिश पहले के मुकाबले बहुत तेज हो चुकी थी। फिर वह व्यक्ति मुझे से बोलता है, अरे भाई, बारिश तो पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी है। हम एक काम करते हैं, इतने पास वाली कुटिया में ही रुक जाते हैं। अब वह कुटिया बिल्कुल खाली पड़ी है, उसमें अब कोई नहीं रहता। जब बारिश रुक जाएगी तब हम फिर से आगे निकल पड़ेंगे। मैंने फिर से उस व्यक्ति की हाँ में हाँ कर दी और उसके साथ पास वाली कुटिया में ही चला गया। फिर मैंने उस व्यक्ति से पूछा, अरे भाई, आपने ये तो बताया ही नहीं कि आप अकेले कहाँ से रहे थे। अरे क्या बताऊं भाई, अभी अभी दफ्तर से आ रहा हूं। उसके ये बात बोलते ही मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा, क्योंकि सारे दफ्तर शाम 6 बजे बंद कर दिए जाते हैं और ये बोल रहा था कि ये अभी अभी दफ्तर से आ रहा है, जबकि इस समय पूरे 9 बजे चुके थे। इस समय भला कोई दफ्तर कैसे खुल रहा होगा? इस बात पर मुझे थोड़ी थोड़ी शंका होने लगी, पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हम दोनों बहुत समय तक यूं ही आपस में बातें करते रहे। लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी आकाश से एक तेज बिजली कड़कती है और बारिश थोड़ी धीमी हो जाती है। लेकिन तभी दूर से किसी बच्चे की अजीब तरीके से रोने की आवाज आती है। पहले तो मैं इसे मन का बहम मानता हूं, लेकिन तभी वह व्यक्ति भी बोलता है, अरे भाई साहब, कुछ आवाज सुनी आपने, लगता है कोई बच्चा जोर जोर से रो रहा हो। अरे हाँ भाई, आवाज तो मेरे कानों में भी सुनाई दी, लेकिन इतनी तेज बारिश में सुनसान रास्ते पर अपना बच्चा इस तरह कौन छोड़कर जाएगा? मुझे तो ये सब बहुत अजीब लग रहा है। पर भाई, यह भी तो हो सकता है उस बच्चे के साथ उसकी माँ भी हो। इस अंधेरी रात में उसे कोई नजर नहीं आ रहा होगा, इसलिए वह मदद की गुहार नहीं लगा रही। अगर हम पास जाएं तो पता चल भी जाए। हाँ भाई, मुझे भी यही लगता है कि वह बच्चा मदद के लिए ही रो रहा है। कुछ समय तक हम दोनों बाहर की आवाज कौ कान लगाकर सुनते हैं। वह आवाज स्पष्ट सुनाई पड़ रही थी। कभी तो किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी, तो कभी किसी लड़की की हंसने और गाने की आवाज। मैं तो काफी डर चुका था। हमें एक बार चलकर देखना चाहिए, शायद वह बच्चे मुसीबत में है। अरे भाई, अगर कोई मुसीबत में हो भी तो इस तरह हंसता और गाता कौन? मुझे तो ये कुछ अजीब लग रहा है। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। अरे चलिए ना, एक बार चलने में क्या जाता है, क्या पता वह बेचारे सच में मुसीबत में हो। फिर हम दोनों धीरे धीरे अपने पांव उसे आवाज की ओर बढ़ाने लगते हैं। उस आवाज के पीछे पीछे जाते हुए हम एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। इस तेज बारिश की बूंदें शरीर पर सुई चुभना सा लग रहा था। देखिए, इधर से आ रही है ये आवाज। चलो चलो, जल्दी चलकर देखते हैं। हम दोनों उस आवाज के पीछे पीछे एक घनघोर जंगल के बीच आ चुके थे। रात के अंधेरे में ज्यादा दूर तक आंखों से देख पाना मुश्किल हो रहा था। तभी आसमान में तेज बिजली कड़कती है और उस बिजली की परछाई में मुझे एक हड्डियों से खड़ा कंकाल नजर आता है। यह दृश्य देखने के बाद मेरी रूह कांप जाती है। फिर मैं उस व्यक्ति से बोलता हूँ, अरे भाई, हमें शीघ्र ही यहाँ से निकल, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। अभी आपने देखा ना वो परछाई? कौन सी परछाई? मुझे तो कोई परछाई नहीं देखी। हमें जल्दी आगे जाना चाहिए। देखो, वह बच्चा फिर से कितनी जोर जोर से रो रहा है। लगता है ज्यादा मुसीबत में है। जल्दी चलो, आगे बढ़ो। अब मुझे उस व्यक्ति पर से भी विश्वास हटने लगा था, क्योंकि वह व्यक्ति मुझे आगे ले जाने के लिए बहुत मजबूर कर रहा था। तभी एक बांस का पेड़ जमीन पर गिर जाता
मुझे तो ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मेरे साथ जो व्यक्ति था वह बिना डरे और बिना घबराए उस बांस के पेड़ को पार कर आगे बढ़ जाता है और फिर मुझसे बोलता है, अरे आओ भाई, पीछे क्यों खड़े हो? जल्दी इस बांस के पेड़ को पार करो। मैं धीरे धीरे अपने कदम आगे की ओर बढ़ता हूँ। तभी मुझे एक बात याद आ जाती है और मैं अपने कदम वहीं पर रोक देता हूँ। फिर वह व्यक्ति अपने गुस्से भरी आवाज में बोलता है, अरे आइए ना, क्यों रुक गए? यहाँ 2 बच्चे मुसीबत में हैं और आप आगे बढ़ने से भी डर रहे हो। जल्दी आओ। फिर मेरा संदेह विश्वास में बदल गया और मैं अपने कदम धीरे धीरे वापस कर लिए। दरअसल मैं भागना तो चाह रहा था, लेकिन भाग नहीं सकता था क्योंकि वह व्यक्ति सामने से मुझे देख रहा था। कुछ देर बाद ही दोबारा से तेज बिजली कड़कती है और वह व्यक्ति अपने असली रूप में आ जाता है और वही आवाज जो इतनी देर से गूंज रही थी, इस आवाज में वह जोर जोर से हंसने लगता है। वही सारी आवाज जो इतनी देर से हमें सुनाई दे रही थी, सभी आवाज वह आदमी दोबारा से निकालने लगता है। तुम लोगों को शायद विश्वास नहीं, लेकिन यह घटना मैंने सामने से अपनी आंखों से देखी है। मुझे समझने में देर न लगी और मैं तुरंत ही वहां से भाग निकला। मैं इतनी जोर से भागा कि इस अंधेरी रात में वह मुझे देख भी नहीं पाया। मैं यूं ही काफी देर तक भागते रहा, जब तक कि वह जंगल पार न हो जाए। आसमान में बिजली कड़कती रही और जोर जोर से बारिश पड़ती रही। थोड़ी दूर जाने पर ही मुझे मेरा मित्र राम त्रिपाठी आवाज लगाता है, अरे राजेंद्र, मेरे घर का रास्ता याद नहीं रहा था किया तुझे? कहाँ रह गया था? इतनी देर हो गई। मैंने सोचा कहीं रास्ते में फंस गया होगा, इसलिए मैं भी तुम्हें ढूंढता ढूंढता यहाँ तक आ गया। मेरे मित्र की ये आवाज सुनकर मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली पड़ी और मैंने राहत की सांस ली। फिर मैं अपने मित्र से बोला कि पहले तुम घर चलो, बाद में मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। अब बारिश भी लगभग रुक ही चुकी थी और आसमान भी थोड़ा थोड़ा साफ होने लगा था। फिर मैं और मेरा मित्र राम त्रिपाठी दोनों उसके घर चल पड़ते हैं। घर जाकर मैं त्रिपाठी को अपने साथ घटित सारी घटना बताता हूँ। ये सब सुनने के बाद मेरा मित्र कुछ समय के लिए तो बहुत घबरा जाता। क्या तुम उस जंगल के रास्ते से आए हो? अक्सर वहां पर ऐसे हादसे देखने को मिलते रहते हैं। अच्छा हुआ कि तुम वहां से भाग निकले, क्योंकि जिस कुटिया में वह व्यक्ति तुम्हें लेकर गया था, उस कुटिया में पहले एक आदमी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे रहते थे। वह व्यक्ति दफ्तर में काम करता था। उसके पिता पर 10 लाख का कर्जा था, जो उसके पिता बिना चुकाए ही मर गए थे। बाद में उस बूढ़े का लड़का गांव छोड़कर वहां से भाग गया, लेकिन कुछ व्यक्तियों ने उसका पता कर्जदारों तक पहुंचा दिया, जिसके बाद उन कर्जदारों ने उसकी कुटिया में अंधेरी रात को ही आग लगा दी, जिसमें उसके दोनों बच्चे थे। वो जिंदा जलकर मर गए। जब उसने पिता ने घर आकर देखा तो अपने दोनों बच्चे उसे मृत मिले। ये दुखद दृश्य उससे देखा न गया और उसने भी अपनी वहीं पर आत्महत्या कर ली। जिसके बाद यह सब घटनाएं घटती हैं। कोई भी गांव वाला उस जंगल के रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं करता है। उस व्यक्ति की ये सच्ची कहानी सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। सुबह होते ही मैं तो अपने घर लौट आया और फिर कभी भी ना ही उस जंगल के रास्ते को गया और ना ही फिर मैं अपने मित्र राम त्रिपाठी के घर गया। अब जब भी मुझे अपने मित्र से मिलना होता है तो मैं उसे अपने घर ही बुला लेता हूँ। पर राजेंद्र काका, आपको बांस के पेड़ गिरने पर वह कौन सी बात याद आई जो आप आगे नहीं गए? अरे गज्जू, क्या तुम्हें पता नहीं, अगर रात को बांस का पेड़ सामने गिर जाए तो फिर उसे पार करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यह बहुत पहले से बड़े बुजुर्गों का कहना है कि अगर रात को बांस का पेड़ टूटकर आपके रास्ते पर गिर जाए तो अपना रास्ता बदल लो, मगर उसे पार करने की भूल न करना।